यूपी बोर्ड वालों ने कमेंट किया कि सर यूपी बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बेटा हर बोर्ड के लिए है। उत्तराखंड बोर्ड के इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन बता चुका हूँ, ओवरऑल सबके लिए बता चुका हूँ। तो लीजिए आपके कहने पर आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में काम आएंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 10 यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। ये टॉप 10 क्वेश्चन से इस बात की गारंटी नहीं कि यही आएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन उसके एक स्टैंडर्ड आंसर के साथ कि उस क्वेश्चन को कितना लिखना, क्योंकि जो यूपी बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना बेटा वो 10 मार्क्स का होता है और लगभग उनका आंसर 300 शब्दों के आसपास देना पड़ता है, वेरी लॉन्ग, 1 से 1.5 पेज में उसका आंसर लिखना होता है। तो यूपी बोर्ड में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मांगते हैं, किसी भी चीज़ को डायग्राम के साथ, टेबल के साथ, फ्लो चार्ट के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा, तब जाके आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। हालांकि अरसास में 10 में से 10 नंबर लाया जा सकता है। लोग कहते हैं लंबे क्वेश्चन में पूरे नंबर नहीं आते, लेकिन इकोनॉमिक्स में आते हैं। कैसे आएंगे? क्वेश्चन का अच्छे से आंसर लिखकर। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषताएं बताइए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म कीमत स्वीकारक क्यों होती? ये क्वेश्चन भी लगातार पूछा गया है कई बार उत्तर प्रदेश बोर्ड में। तो यहाँ पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा की सबसे पहली विशेषताएं बताएंगे। पहली विशेषता है इसमें क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है। जब भी आप कोई भी पॉइंट लिखते हैं उसके बारे में 1 या 2 लाइन में उसको एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा, तब जाके लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट आंसर देगा। तो यहां पर समरूप वस्तु का प्रयोग होता है। बाजार की दशाओं को क्रेता विक्रेताओं दोनों को पूर्ण ज्ञान होता है। कीमत का निर्धारण जो है वस्तु की मांग और पूर्ति द्वारा होती है। इस बाजार में किसी भी नए फर्म का प्रवेश और निकासी पूर्णतः स्वतंत्र होता है। जब आप ये हेडिंग लिखेंगे तो उसके बारे में, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 या 2 लाइन में एक्सप्लेनेशन जरूर दीजिए, तभी इसका पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट हो पाएगा 10 नंबर के हिसाब से। क्योंकि इसके 2 पार्ट है। पहले पार्ट में विशेषताएं पूछा गया है और दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि ये कीमत स्वीकारक क्यों होती हैं, तो इसके बारे में लिखेंगे। एक पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागत बिल्कुल नहीं होती। अब आंसर होना है कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है। बिल्कुल सही, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं। कोई एक क्रेता या विक्रेता अकेला उस वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। वस्तु की कीमत के निर्धारण वस्तु की बाजार में होता है और बाजार में वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति के द्वारा जहां पर कीमत निर्धारित होता है उसी पर वस्तु की को बेचना पड़ता है। इसीलिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक बाजार को कीमत स्वीकारक कहते हैं, क्योंकि वो बाजार की दशाओं को परिवर्तित नहीं कर सकता अकेला। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था के भेद मतलब अंतर स्पष्ट करना है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जिसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और बाजार अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इन दोनों के बीच में अंतर कहा गया है। बाजार अर्थव्यवस्था जहां पर अर्थव्यवस्था स्वतंत्र होती है, जहां पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और केंद्रीय समस्याओं का समाधान कीमत तंत्र के द्वारा होता है। जबकि केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था होती है और समस्त समस्याओं का जो है समाधान जो है सरकारी आदेश के द्वारा किया जाता है। अंतर आप कई सारे बता सकते हैं। जैसे बाजार अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है और यहाँ पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, यानी कि संपत्तियों पर केंद्र का अधिकार होता है। उत्पादन की प्रक्रिया में सरकार का कोई प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होती है, जबकि यहाँ पर उत्पादन की प्रक्रिया में सरकार का प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। 10 नंबर में कम से कम 7 से 8 अंतर तो आपको हर हालत में लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। इन सभी जो आंसर से आप अपने बुक में लिख के रखिए। क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर एज इट इज आप लिख सकते हैं। कई सारे बच्चे कमेंट करते सर ये आंसर क्या बोर्ड एग्जाम लिख सकते? बेटा बोर्ड एग्जाम के ही आंसर है, आप लिख कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम छाप सकते हो। गारंटी है मेरी, अगर ये क्वेश्चन आ गया और सेम आंसर लिख के कोई इसका मार्क्स काट नहीं सकता, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। नेक्स्ट, आय और उत्पादन पर समग्र मांग में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। आय और उत्पादन, समग्र मांग के में परिवर्तन अगर होता है तो इससे आय और उत्पादन पर क्या प्रभाव? देखिए, अगर समग्र मांग की बात करते हैं, समग्र मांग बना हुआ है उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय।
अगर आय और उत्पादन में परिवर्तन होता है तो जाहिर सी बात है समग्र मांग पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आय का एक भाग व्यय किया जाता है। तो समग्र मांग में परिवर्तन का आय और उत्पादन पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आय का संतुलन हमेशा समग्र मांग पर निर्भर करता है। अगर मांग ज़्यादा हो गई तो इससे भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, और मांग में कमी हो गई इससे भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले उपभोग में परिवर्तन की बात करते हैं। ये स्वायत्त उपभोग में परिवर्तन या उपभोग में परिवर्तन के कारण हो सकता है, और निवेश में परिवर्तन स्वतंत्र होता है, यद्यपि इसका अर्थ केवल इतना है कि आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता है। उदाहरण की मतलब है, अगर निवेश में परिवर्तन होता है तो जाहिर सी बात है आय में भी परिवर्तन होता है, और जब आय में परिवर्तन होता है तो सामूहिक मांग में भी परिवर्तन आपका होता है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ और जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, अनादिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, और ये कई सारे बोर्ड में, उत्तराखंड बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में इस क्वेश्चन को लगातार पूछा जाता है। तो अनादिमान वक्र, जिसको तटस्थता वक्र के नाम से भी जानते हैं, उदासीनता वक्र के नाम से भी जानते हैं, यह वक्र कहता है कि एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जब वो जितना व्यय करता है किसी वस्तु के ऊपर, उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता उसकी अधिक होती है। ठीक है। और उदासीनता वक्र के माध्यम से, उदासीनता वक्र जितना ऊंचा होता है, एक उपभोक्ता का संतुलन, एक उपभोक्ता की संतुष्टि का ग्राफ भी उतना ज्यादा होता है। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाएंगे तो इसके लिए दो प्रमुख शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त है कि उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए, छूता हुआ होना चाहिए, इस तरह से। यह है हमारी बजट रेखा, और यह है उदासीनता वक्र। बजट रेखा उदासीनता, जहां पर जिस बिंदु पर आपस में छुएंगे, बिंदु ई पर, इसी पर एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है, क्योंकि यहां पर वस्तु x और वस्तु y के लिए जो प्रतिस्थापन दर होती है वो कीमतों के अनुपात में समान हो जाती है। जबकि दूसरी शर्त है स्थायी संतुलन के लिए बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए। मतलब जिस बिंदु पर ये एक दूसरे, उस बिंदु से ये उदासीनता वक्र आगे की ओर बढ़ता हुआ होना चाहिए, बिंदु की तरफ मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में ये यहाँ पर स्थिर माना जाता है, जबकि इस बिंदु पर देखिए यहाँ पर आ रहा है, वापस घूम रहा है, मतलब मूल बिंदु की तरफ आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में बिंदु ई ही संतुलन का उचित स्तर होता है। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय की बुनियादी अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए, समझाइए। राष्ट्रीय आय किसी भी देश में रहने वाले सामान्य निवासियों के द्वारा अर्जित किए जाने वाले समस्त साधन आयों के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसके अंतर्गत विदेशों से प्राप्त होने वाली विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी शामिल होती है। जब हम बुनियादी अवधारणाओं की बात करते हैं तो इसकी 8 अवधारणाएं होती हैं, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी शामिल होता है, जिसको बाजार कीमत और साधन लागत पर कैलकुलेट किया जाता है। तो इन 8 को आपको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन किया है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि एक्सप्लेन करने जाऊंगा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे रखा हूं, अगर आप समझ में नहीं आया तो मुझे बताइएगा, इसका एक्सप्लेन वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा। देखिएगा आंसर कैसे लिखना है। आपको इन 8 के बारे में, जैसे ये 2-2 लिखाया, हर एक के 2 पार्ट होते हैं, जीडीपी एमपी और जीडीपी एफ, इस तरह से 8 अवधारणाएं बन जाती है। देखिए, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, और साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको हम राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। ये 8 अवधारणाएं होती है, जिनके बारे में आपको हर एक के बारे में हेडिंग डाल के उसकी अर्थ लिखना है, और साथ ही साथ उसके बारे में एक फार्मूला भी लिखना है, तब जाके ये आंसर आपका कंप्लीट होगा। भुगतान संतुलन को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया जाता है? भुगतान संतुलन एक ऐसी स्थिति है जहां पर देश के द्वारा विदेशों के साथ किए जाने वाले समस्त प्रकार के आर्थिक सौदों का लेखा जोखा रखा जाता है। भुगतान संतुलन का जो नेचर होता है, नॉर्मली क्या होता है, संतुलित होता है। जितना आयात किया, निर्यात किया, सब बराबर, आया गया सब बराबर यहाँ पर होता है। भुगतान संतुलन के अंतर्गत जो खाते बनते हैं उनका जो शेष होता है वो भी शून्य आ जाता है, इसलिए इसको भुगतान संतुलन के नाम से जानते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण भुगतान संतुलन में भी असंतुलन आ सकता है। अगर ऐसा कुछ है, जैसे अगर देश में बहुत सारी आपदा आ गई और आयात बढ़ गए, निर्यात नहीं हो रहे, तो इससे भी भुगतान संतुलन असंतुलन की स्थिति में आ जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। जैसे चालू खाते में रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय किया जाता है,
स्वर्ण आयात नीति को उदारीकरण किया जाता है ताकि स्वर्ण को ज़्यादा से ज़्यादा हम आयात कर सकें। निर्यात संवर्धन पूंजी वस्तुओं की योजना, निर्यात पूंजीगत वस्तुओं की निर्यात को बढ़ाना पड़ेगा। निर्यात प्रवृत्ति इकाइयां, निर्यात संसाधन क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित योजनाएं लागू करनी पड़ेगी ताकि विदेशों से ज़्यादा हम जो है निवेश ला सके, और विदेशों से निवेश आएगा तो उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी तो निर्यात बढ़ेगा। इस प्रकार से भुगतान संतुलन असंतुलन में संतुलन की स्थिति आ सकती है। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को 3 वर्गों में बांटा जाता है: पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एक ऐसा बाजार जहां पर असंख्य क्रेता विक्रेता होते हैं, उन सब में एक पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और ये सभी विक्रेता एक समरूप वस्तुओं को एक समान कीमत पर क्रय विक्रय करते हैं। इस बाजार की सबसे बड़ी खासियत यह है, इस बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उनको बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है कि वस्तुएं कितनी हैं, किस कीमत पर बेची जा रही है, क्योंकि प्रतिस्थापन वस्तुएं इस बाजार में नहीं होती, सही वस्तुएं समरूप होती हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जब किसी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव होता है उसे अपूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। इस बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या कम होती है और किसी को भी बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है और वस्तु विभेद हो जाता है। मतलब यहाँ पर जिसके पास जाएंगे प्रत्येक विक्रेता उत्पादक के पास की वस्तुओं में कुछ ना कुछ अंतर होता है। एकाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार बाजार की एक ऐसी स्थिति है जहां पर केवल किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक होता है, वही वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है, वही समस्त आर्थिक नीतियों को तय करता है, तो उसे हम एकाधिकार बाजार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फ्लेक्स की प्रतिशत अथवा अनुपातिक विधि को समझाइए। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। प्रतिशत रीति का प्रतिपादन प्रोफेसर फ्लेक्स ने किया था। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी वस्तु के में मांग की लोच का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो प्रतिशत रीति के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, वस्तु की कीमत में जितना भी परिवर्तन होगा उसका प्रतिशत और उससे वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बीच का रेशियो निकालना जाए। उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन पी, इस फार्मूले का। और इस फार्मूले का प्रतिपादन करने से मांग की लोच कैलकुलेट करना थोड़ा आसान हो गया। इस तरह से लिखेंगे और साथ में आपको एक उदाहरण भी देना है। जैसे एक वस्तु की कीमत 15% गिर जाने से उसकी मांग 1000 से 1200 इकाइयां हो जाती है। जाहिर सी बात है, कीमत गिरने से मांग बढ़ जाती है। तो यहां पर दे रखा है वस्तु की कीमत में परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, राइट। साथ इससे हम क्या करेंगे, वस्तु की मांग में परिवर्तन लिखेंगे, मांग में परिवर्तन, लेकिन ये इकाइयों में दे रखा है। कितना हो गया, 1000 से 1200 इकाइयां, यानी कि 200 इकाइयों का परिवर्तन हुआ। कीमत में कमी होने से, यानी कि ये माइनस में है और ये प्लस में आया। इसको सबसे पहले प्रतिशत परिवर्तन में निकालेंगे, कितना आएगा, प्रतिशत बदलिए, ये हो जाएगा 200/1000 गुणा 100, यानी कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर 20% का परिवर्तन हो रहा है। तो हम निकालेंगे मांग की लोच इस प्रकार से, मांग की लोच यानी कि शॉर्टकट बोलते हैं ईडी इक्वल टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ओके, तो मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर 20% का, और कीमत में कितना हो रहा है 15% से। 15 से 20 को भाग कर दीजिए, कितना जाएगा, 15 का 15 बचेगा 5, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 15 3 45, 15 3 45, 1.33 आता चला जाएगा। ये है मांग की लोच ज्ञात करने की फ्लेक्स की विधि, प्रतिशत विधि। औसत और सीमांत लागत के संबंध रेखाचित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। औसत और सीमांत लागत के संबंध, देखिए पहली बात तो है औसत लागत और सीमांत लागत दोनों की ही गणना हम जो है कुल लागत से करते, जहां पर आपको दोनों का फार्मूला लिखना हुआ है, राइट। इसके अलावा अगर दूसरे अगर संबंध को जाए, जब औसत लागत वक्र गिरता है, ठीक है, जब औसत लागत वक्र गिरता है तब सीमांत लागत वक्र एक सीमा तक गिरता है। मान लो ये है औसत लागत वक्र गिर रहा है,
तो इससे सीमांत लागत में भी कमी होगी। इस तरह से ये सीमांत लागत होगा, ये औसत लागत। तो इस प्रकार से जब औसत लागत गिर रहा होता है तो औसत लागत सीमांत लागत से ऊपर होता है, ज्यादा होता है। लेकिन एक ऐसी बिंदु जहां पर औसत लागत और सीमांत लागत दोनों बराबर होती है तब होता है जब औसत लागत न्यूनतम हो। ठीक है, नेक्स्ट, जब औसत लागत हमारी बढ़ती चली जाती है, औसत लागत में वृद्धि हो रही है और उस समय हमारी सीमांत लागत में वृद्धि होगी और सीमांत लागत औसत लागत से ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। ये कुछ पॉइंट है, आपको इस पॉइंट को एक्सप्लेनेशन और डायग्राम के साथ बताना है, तब जाके पूरे नंबर आपको मिलेंगे। यहां पर लास्ट क्वेश्चन है, आय में परिवर्तन के कारण एक वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभावों को समझाइए। अगर आय में परिवर्तन हो रहा है तो जाहिर सी बात है वस्तु की मांग पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्यों? आय में और मांग में प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो लिखिए, आय मांग का अर्थ उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा की उसका संबंध होता है, मतलब जबकि अन्य कारक स्थिर रहते हैं। आय मांग की स्थिति में वस्तु की मांग में और उसकी आय में प्रत्यक्ष संबंध होता है, मतलब होता है कि उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ साथ वस्तु की मांग में भी वृद्धि होती चली जाती है। इस प्रकार से आय के आधार पर हम बात करते हैं तो वस्तुओं को दो वर्गों में बांटा जाता है, श्रेष्ठ या सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु। सामान्य वस्तु का मतलब होता है जहां पर मांग में धनात्मक संबंध होता है, मतलब यहां पर हम आय की बात करते हैं, यहां पर हम मांग की बात करते हैं। आय के बढ़ने के साथ मांग में भी वृद्धि होती चली जाती है, यहां पर मांग का नियम लागू होता है। ठीक है, तो सामान्य वस्तु में मांग का नियम लागू होता है। लेकिन दूसरा है यहां पर घटिया वस्तु, ऐसी वस्तु होती है जहां पर उपभोक्ता की आय बढ़ने पर इन वस्तुओं की मांग भी कम होती चली जाती है। और यहां पर मांग इस प्रकार से देखिए, यह है आय और यह है मांग की मात्रा। जब उपभोक्ता की आय ज्यादा होती है, घटिया वस्तु की मांग कम होती है। उपभोक्ता की आय अगर कम होती है तो घटिया वस्तु की मांग हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यह है आय प्रभाव, किस पर? मांग पर। इस प्रकार से यूपी बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो और भी है, सैंपल क्वेश्चन पेपर भी है जो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर। आप जो है प्ले लिस्ट देखेंगे, वहां पर कुछ नहीं मिलता है, डाउट होता तो मैं हूं, उससे पूछेगा, जरूर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू जरूर फॉलो कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है सोशल मीडिया में के थ्रू मुझे फॉलो करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।